ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको राजस्थान की पर्वों की प्रथाओं के बारे में बताया, जिसमें हमने सती प्रथा, जोहर प्रथा का हमने कल विस्तार से अध्ययन कर लिया था। और आज हम जो प्रथा पढ़ेंगे वो है कन्यावध प्रथा। क्योंकि हमारे समाज में धीरे धीरे कालांतर के अंदर समाज में अनेक विकृतियां पैदा हो गई थी, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था थी उसमें कन्या का जो जन्म होता था समाज के अंदर तो अपमान का विषय माना जाता था और जन्मते ही कन्याओं को मार दिया जाता था। यह प्रथा सबसे ज्यादा जैसलमेर क्षेत्र में सर्वाधिक थी। इसको हम अगर ट्रिक के माध्यम से अगर हम याद करें, कोटा की कन्या, कोटा की कन्या 33 की, सुंदर होती है। यानी सबसे पहले राजस्थान के अंदर, कोटा रियासत के अंदर कन्या हत्या पर रोक लगाई गई थी। या हमें 33 के आगे 18 लगाना है, जो भी ट्रिक होगा। यानी कोटा की कन्या 33 की सुंदरी होती है। यानी 1833 के अंदर ईस्वी के अंदर कोटा रियासत में कोटा रियासत के अंदर कन्यावध को अवैध घोषित, कन्यावध पर कानून बनाया गया और जो कन्या का वध करेगा उसे अपराध माना गया था। उस समय वहां के जो शासक थे उमेर सिंह हाडा थे। उमेर सिंह हाडा वहां के शासक थे और उस समय लॉर्ड विलियम तो भारतीय गवर्नर जो था वो था लॉर्ड विलियम बेटिक था। उस समय देखिए हम बात करते हैं जैसलमेर जो क्षेत्र था, जैसलमेर का जो क्षेत्र था उस भूभाग के अंदर जैसे ही घर में कन्या का जन्म होता या बालिका का जन्म होता तो बालिका को जन्म के कुछ ही समय बाद में बालिका को अफीम देकर एक मटकी में डालकर उसको गड्ढा खोदकर बूढ़ देते थे। ये प्रथा हमारे राजस्थान में कानून तो 1833 में बन चुका था, मगर 1970 के बाद में ऐसी घटनाएं हमारे सामने नहीं आई। अगर हम हिस्ट्री की माध्यम से अगर कन्यावध की बात करें, कोटा की कन्या 33 की सुंदरी होती है। यानी कोटा रियासत के अंदर 1833 ईस्वी में कोटा रियासत में कन्यावध पर अधिनियम बनाया गया था। उस समय जो कोटा के शासक थे वो उमेर सिंह हाडा थे। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेटिक था। हमें ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेटिक के शासन काल में 1829 में सती प्रथा पर भी कानून बना था। अगला हम जो बात करेंगे त्याग प्रथा की। त्याग प्रथा की इसका ट्रिक है मान सिंह एक ताली बजाकर, मान सिंह एक ताली बजाकर मान सिंह ने एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया। जोधपुर त्याग दिया। इस समय अगर हम बात करें तो मान सिंह एक ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया।
यानी जो त्याग प्रथा है इसका सर्वप्रथम कानून है वो जोधपुर रियासत में बना। यानी जो कानून बना कहाँ बना? जोधपुर। ये 41 का मतलब 1841 या संधि हो गया थी 1841 ईस्वी थी। वहां के शासक थे जोधपुर के, वो शासक थे मान सिंह। शासक थे कौन थे? मान सिंह वहां के शासक थे। अगर हम बात करें इसकी त्याग प्रथा उस समय होती थी जिस समय चारण और भाट, जब लड़की का विवाह के अवसर होता था उस अवसर पर चारण भाट ढोली ये बहुत ज्यादा रकम की मांग करते थे। उस प्रथा को त्याग प्रथा कहा जाता था। हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर के उस समय शासक थे मान सिंह। 1841 में जोधपुर रियासत में त्याग प्रथा उन्मूलन का कानून बनाया गया था। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है वो जोधपुर रियासत में लगी। उस समय जोधपुर के शासक थे वो मान सिंह थे। और 41 का मतलब 1841 में जोधपुर में त्याग प्रथा पर कानून बना, जिसका सूत्र है मान सिंह 1 ताली बजाकर जोधपुर त्याग दिया। फिर पूरा आ जाएगा। उस समय मान सिंह शासक थे 1841 की बात है। और जोधपुर के अंदर त्याग प्रथा पर कानून बना। जो अगला बिंदु है डाकन प्रथा। देखिए डाकन प्रथा यह चुड़ैल प्रथा यह सर्वाधिक आदिवासी जातियों के अंदर थी। ये सबसे ज्यादा आदिवासी यानी जो डाकन प्रथा या चुड़ैल प्रथा यह सब सर्वाधिक आदिवासी जाति के अंदर थी। वह होता क्या था? किसी महिला को के अंदर भूत या प्रेत मानकर, किसी प्राकृतिक दोष को या प्रकोप मानकर उस महिला गांव में कोई बीमार हो जाता था या किसी प्रकार की मानसिक दिमाग खराब होता है, मानसिक पीड़ा होती थी, तो गांव की एक महिला को डाकन या चुड़ैल मानकर उसको पत्थरों और ईंटों के माध्यम से उसकी हत्या कर दी जाती थी या प्रताड़ित करते थे। तो उस प्रथा करते थे डाकन या चुड़ैल प्रथा। इसका अगर सूत्र देखे खेरवाड़ा में 53 चुड़ैल है। 53 चुड़ैल है। यानी इस चुड़ैल प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी। वो लगी थी खेरवाड़ा क्षेत्र में। अब एक खेरवाड़ा क्षेत्र पड़ता है उदयपुर में। खेरवाड़ा क्षेत्र पड़ता है उदयपुर में। खेरवाड़ा क्षेत्र पड़ता है उदयपुर में। उस समय वहां के शासक थे स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। उनके शासनकाल के अंदर इस पर रोक लगी थी। खेरवाड़ा और 1853 में। यानी चुड़ैल प्रथा है सर्वाधिक आदिवासी जातियों में होता था। किसी महिला को किसी बीमारी, किसी गांव में किसी अनेक लोगों को बीमारी होने के कारण या किसी का प्रकार का इलाज नहीं होने के कारण किसी एक महिला को चुड़ैल या डाकन मानकर वो गांव वाले सोचते हैं कि ये चुड़ैल है, इसके अंदर भूत और प्रेत की आत्मा निवास करती है, जादू करने के द्वारा सबको बीमार करती है। तो उस महिला को डाकन या चुड़ैल मानकर उसको पत्र और ईंटों से उसकी हत्या कर दी जाती थी, अत्याचार करते थे। ऐसी घटना को डाकन या चुड़ैल प्रथा कहते थे। ये खेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर 1853 में सबसे पहले इस पर कानून बना और खेरवाड़ा उदयपुर क्षेत्र में आता है। उस समय वहां के महाराणा थे स्वरूप सिंह। चुड़ैल या डाकन
प्रथा है, एक महिला को ढाकन या छोड़े मानते थे। उसके बाद में देखिए समाधि प्रथा। देखिए समाधि प्रथा साधु संतों में, साधु या जो संत होते थे वो शहरवादी समाधियां लेते थे। समाधियां भी अलग अलग प्रकार की थी। कोई जीवित थी, भूमि में रखकर अपना प्राण त्याग देते थे। कुछ साधु महात्मा या व्यक्ति जल समाधि ले लेते थे। इसकी अगर हम बात करें, सूत्र की बात करें, आमेर के शासक आमेर के राम सिंह ने 44 बार समाधि ली। यानी जो समाधि पड़ता है वो एक तरह का आत्महत्या के समान था। साधु या संत या वो अन्य व्यक्ति अपने प्राणों का त्यागता था। वे जमीन में जीवित समाधि ले लेते थे या जल समाधि ले लेते थे। ऐसे हमारे सामने कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे बाबा रामदेव ने समाधि ली थी, डालीबाई ने समाधि ली थी। और इस पर सर्वप्रथम जो रोक है वो आमेर के शासक राम सिंह कचावा ने, जो आमेर रियासत के अंदर सर्वप्रथम इस पर रोक लगी। आमेर जो समय शासक थे राम सिंह थे, जिन्होंने 1844 में तब रोक लगाई। 1844 ईस्वी में राम सिंह ने समाधि प्रथा पर रोक लगा दी थी। उसमें उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे, उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे लॉर्ड लुडलो। यानी जो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लुडलो, वह राम सिंह के सहयोग से आमेर के अंदर, वर्तमान जयपुर के अंदर, आमेर के अंदर 1844 में समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। तो हमें समझना है कि आमेर के राम सिंह ने 44 बार समाधि ली। या जो आमेर का जो शासक था राम सिंह के शासनकाल में 1844 पर समाधि प्रथा पर रोक लगी थी। उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था जयपुर का लॉर्ड लुडलो था। लॉर्ड लुडलो और राम सिंह के संयुक्त प्रयासों से 1844 पर समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी और एक कानून बनाया गया था। और 1861 के बाद में, 1861 ईस्वी के बाद में जो लोग समाधि लेते थे उन पर रोक लगाते हुए आत्महत्या, यानी जो व्यक्ति समाधि लेगा, 1861 में ऐसा कानून बनाया गया था कि जो व्यक्ति समाधि लेगा वो समाधि आत्महत्या कहलाएगी। यानी पहले समाधि 1844 में कानून बना, उस समय जल समाधि और पृथ्वी समाधि ली जाती थी। और बाद में 1861 में और कानून बनाया गया था। 1861 में कहा गया था जो व्यक्ति समाधि लेगा वो आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। अब देखो अगला बाल विवाह। देखिए बाल विवाह, जब इसके हम ट्रिक की बात करें
बात करें 19वें 29 का विवाह बाल विवाह नहीं होता है, नहीं। फ्री की बात करें तो 1929 का विवाह बाल विवाह नहीं होता। अगर लड़की 19 साल की है और लड़का 29 साल का है तो ऐसा विवाह होता है, तो बाल विवाह नहीं है। जब ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमें याद करने के लिए है कि बाल विवाह संबंधी जो कानून है, बाल विवाह संबंधी जो कानून है, कानून कब बना? 1929 ईस्वी में बना। यानी जितने हमने पिछले बड़े वो थे 1800 के बाद में थे, और जो ये बाल विवाह 1929 के अंदर ही बाल विवाह कानून 1929 में बना। उस समय जब ये कानून बना, सबसे ज्यादा हरिलाल शारदा शारदा का इस कानून बनाने में हरिलाल शारदा का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसे कहा जाता है शारदा एक। इसे क्या कहा जाता है? शारदा एक 1929। यानी हरिलाल शारदा के प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने 1929 में बाल विवाह कानून बनाया गया था। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह कानून से, यानी शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह कानून से। किन समाज सुधार के प्रयासों से बाल विवाह कानून बना, तो ये हरिलाल शारदा के प्रयासों से। एक बार सीधा प्रश्न उठा लिया था कि हरिलाल शारदा का संबंध कहां से था, तो ये हरिलाल शारदा है, ये हमारे राजस्थान के अजमेर क्षेत्र से संबंधित है। यानी उनका जो क्षेत्र था वो अजमेर था। परीक्षा में प्रश्न आता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे, तो बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब पारित किया गया, तो 1929 के अंदर पारित किया गया था। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि हरिलाल शारदा का संबंध कहां से है, तो है अजमेर से। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अजमेर से। इस समय देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस समाज में होता है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस समाज में होता है, तो ये आदिवासी समाज के अंदर मीणा जनजाति में, आदिवासी जनजाति है मीणा, उस मीणा जनजाति में सर्वाधिक बाल विवाह का प्रचलन है। और सबसे कम जो बाल विवाह होता है वो भील जाति के अंदर बाल विवाह होता है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाल विवाह है तो हमारे राजस्थान के अंदर आपका अक्षय तृतीया को, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होता है वो अक्षय तृतीया को होता है, या इसे आका तीज भी बोलते हैं। कहा जाता है जो आका तीज का जो ब्याह या शादी का आयोजन करते हैं उससे किसी पंडित से मुहूर्त निकलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपूसा होता है। और वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है, ये आका तीज
अक्सर यानी सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल युवा सर्वाधिक बाल युवा किस स्थिति को होता है, तो है अक्षय तृतीया को, यानी अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल युवा होते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो उस समय जब ये हरिला शारदा एक्ट बना, उस शारदा एक्ट के समय लड़के और लड़की की आयु क्या रखी गई थी? लड़की की आयु रखी गई थी 18 वर्ष, यानी लड़के की आयु रखी गई थी 18 वर्ष और लड़की की आयु रखी गई थी 14 वर्ष। और वर्तमान में जो शादी की जो लड़के की आयु का प्रावधान है वो 21 वर्ष है और लड़की की आयु के लिए 18 वर्ष, यानी 21 वर्ष से लड़के की आयु निर्धारित की गई है और 18 वर्ष लड़की की युवा की गई। इस उम्र में शादी करने पर ये युवा बाल युवा नहीं कहलाता है। अब हमें ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट 1939 में लागू किया गया था और हरिला शारदा के प्रयासों से बाल युवा कानून बना और जो कानून बना वो कानून शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक शादियां होती है वो अक्षय तृतीया आखा तीज का होती है। शारदा एक्ट के हरिला शारदा का संबंध किस क्षेत्र से, तो हरिला शारदा का संबंध अजमेर क्षेत्र से है। शारदा एक्ट के तहत लड़के और लड़की की आयु क्या निश्चित की गई थी, तो लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और जो बाल युवा सर्वाधिक है वो मीणा जनजाति में होते हैं और सबसे कम बाल युवा भील जाति में होते हैं। विधवा विवाह है। अगली जो प्रथा है वो है विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, यानी हमारे भारतीय समाज के अंदर कभी भी विधवाओं के पुनर्विवाह करने पर कोई रोक नहीं थी शुरू से ही, मैं आपको बता देता हूं। मगर इनसे संबंधित जो कानून है वो 1856 में बना। इसके लिए एक ट्रिक है, डेलहौजी और केनिंग। डेलहौजी और केनिंग, डेलहौजी और केनिंग की बीवी, केनिंग की बीवी 56 साल की विधवा हो गई। 56 साल की विधवा हो गई। मित्रों, एक डेलहौजी और केनिंग की बीवी 56 साल में विधवा नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक सरल तरीके से समझने का एक प्रयास है कि लॉर्ड डेलहौजी और केनिंग की बीवी 56 साल की विधवा हो गई थी। इसका अगर हमसे देखें तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में कानून बना। उस समय हमारे भारत के जो
ये कानून बना उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, और इस कानून को लागू किया उस समय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, यानी जब 1856 में कानून बना था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, और जब ये कानून लागू किया था उस समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय भी भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और इसमें सबसे ज्यादा तो प्रयास रहे थे वो ईश्वरचंद विद्यासागर का, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था, उसमें सबसे ज्यादा हमारे समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही लॉर्ड डलहौजी ने ये विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। इस कानून के तहत 27 जुलाई, यानी इस कानून के तहत 27 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, यानी 27 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अधिनियम लागू, यानी 1856 में बनाया गया था। 27 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, और कैनिंग के शासनकाल में, यानी उस समय जब 27 जुलाई 1856 को इस अधिनियम को लागू किया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और जब ये कानून बनाया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी थे। इसके तहत 8 दिसंबर 1856 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत कोलकाता के अंदर कलकत्ता के अंदर प्रथम विवाह संपन्न हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर का इस कानून में महत्वपूर्ण योगदान था। ईश्वरचंद विद्यासागर व लॉर्ड डलहौजी ने मिलकर इस पर कानून बनाया गया था। उस समय ये घटना 1856 की 27 जुलाई 1856 में इस कानून को लागू किया गया था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और जो प्रथम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत 8 दिसंबर 1856 में कोलकाता के अंदर प्रथम विवाह संपन्न हुआ। अब जो एक चीज और आप ध्यान में, विधवा विवाह पुस्तक है, विधवा विवाह पुस्तक, एक विधवा विवाह पुस्तक लिखी गई थी। उसका जो रचना लेखक है चांदकरण सुराणा।
चांदकरण सुराणा। हमें ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि विधवा विवाह पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ये प्रश्न पूछते हैं हमारा ध्यान सीधा ईश्वरचंद्र विद्यासागर की ओर जाता है, जबकि वो उत्तर हमारा गलत है। विधवा विवाह पुस्तक के लेखक है वो चांदकरण सुराणा, उनके द्वारा विधवा विवाह पुस्तक लिखी गई थी। ये कानून 1856 में बना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था, लॉर्ड डलहौजी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। और एक कानून जब लागू किया गया था 27 जुलाई 1856 को, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और विधवा विवाह पुस्तक के जो लेखक है वो लेखक है चांदकरण सुराणा। तो देखिए अगली हम प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा यानी हमारे भारत में प्राचीन काल से ही दहेज लेना एक गौरव की बात समझते थे। और वर्तमान युग में इस पर जो कानून बना था वो 1961 ईस्वी में बना। दहेज लेना और दहेज देना भी एक कानूनी अपराध है। फिर भी हमारे समाज के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर दहेज प्रथा को, दहेज को एक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। और आज भी हमारे समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज प्रथा का प्रचलन है। आज तक इस पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लगी है। दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में बनाया गया था। यह समाज में एक प्रतिष्ठा थी और धीरे धीरे मध्यकाल के बाद में दहेज प्रथा एक वृत्ति के रूप में हमारे सामने आया था। इसके बाद में 1961 में दहेज निवारण अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। उसके बाद में आती है चारी प्रथा। देखिए चारी प्रथा, ये चारी प्रथा खेरवाड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र, ये पड़ता है भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र में। ये पड़ता है भीलवाड़ा है टोंक। अब आप पूछ लो कि शिकार क्षेत्र कौन सा है, उसके अंदर सिकर चुरू झुंझुनू है। इसी प्रकार जो खेराड़ क्षेत्र है वो भीलवाड़ा है टोंक क्षेत्र को खेराड़ क्षेत्र बोला जाता है। वहां पर जो पिछड़ा क्षेत्र है यानी इसके अंदर पिछड़े क्षेत्र के आदिवासी जातियां, आदिवासी और गरीबी तबके के लोग हैं, वो क्या सारी प्रथा का संबंध है। ये वधु पक्ष द्वारा, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से धनराशि लेना, धनराशि लेना। ये एक प्रकार का, इस प्रकार का युवा है कि जो कन्या वधु पक्ष वाले हैं तो वर पक्ष वाले से पैसे या धनराशि लेते हैं और धनराशि लेते हैं। और ये जो युवा होते हैं चारी प्रथा के तहत, ये युवा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। वो अपने बच्चों को, वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चलता है और वे अपने बच्चों का एक जगह रिश्ता करके तोड़कर दूसरी जगह से पैसा लेकर और तीसरी जगह और उनकी शादी कर देते हैं। तो ये क्षेत्र खेराड़ क्षेत्र के अंदर चारी प्रथा का प्रचलन है। ये पिछड़े क्षेत्र जो आदिवासी और जो गरीब परिवार के लोग हैं वहां पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से धनराशि लेना ही चारी प्रथा कहलाती है। खेरवाड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा है, टोंक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगली जो प्रथा है वो प्रथा है समाधि प्रथा, संथारा। संथारा प्रथा
ये सर्वाधिक जैन समाज में हमें देखने को मिलती है, यानी संतारा पड़ता है ये हमें सर्वाधिक जैन समाज में हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर सन्यासी या आचार्य उस समय के लिए, यानी संतारा पद्धति के तहत प्रथा के तहत जैन समाज के सन्यासी और आचार्य उस समय के लिए अन्न और जल का त्याग कर अपने प्राण त्यागना ही संतारा प्रथा कहलाती है। यानी जैन समाज के जो सन्यासी और आचार्य है वो अपने जीवन के लास्ट पड़ाव में या उससे पहले अन्न और जल का त्याग कर अपने प्राण त्याग देते हैं। उस प्रथा को संतारा प्रथा कहते हैं। इसमें अन्न और जल त्याग कर देते हैं। इसे सलेखना प्रथा भी कहते हैं। देखिए एक बार सेकंड ग्रेड के सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछ लिया था सलेखना प्रथा किस समाज से संबंधित है, या सलेखना प्रथा क्या है। तो सलेखना प्रथा या संतारा प्रथा जैन समाज से संबंधित है। इसके बाद में इसके तहत संतारा प्रथा या सलेखना प्रथा के तहत भारत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो संतारा प्रथा के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संतारा प्रथा के तहत अपने अन्न और जल का त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए थे। दक्षिणी भारत में शरणवेल बोला स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संतारा प्रथा के तहत अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भारत के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके द्वारा संतारा प्रथा के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया गया था। अब जो अगली प्रथा आती है नाता प्रथा। देखिए नाता प्रथा, देखिए नाता प्रथा वह होती थी, ये नाता प्रथा भी सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र में ही पाई जाती थी। नाता प्रथा के तहत विवाहित पत्नी अपने पति को त्याग कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करना नाता प्रथा कहलाता है। यहाँ वो अपने पहले पति के साथ रहना पसंद नहीं करती है और दूसरे पुरुष के साथ रहना पसंद करती है और पहले पति का त्याग कर दूसरे पुरुष के साथ शादी करना ही नाता प्रथा कहलाता है। इसके तहत गांव की पंचायत बैठती थी, उस पंचायत के अंदर साड़ी के पल्लू को फाड़कर जो अपना जो रिश्ता था उसका विच्छेद करते थे। यानी जो गांव की जो पंचायत या गांव बैठती थी उसमें जो उसका जो पति था, उस पति अपने पत्नी की साड़ी के पल्लू को फाड़ देते थे और फाड़ने के बाद में वो पहले वाला जो रिश्ता था उसको विच्छेद हो जाता था। उसके बाद में जो दूसरा पुरुष जो शादी करता था वो औरत के सिर से मट्टी उतार कर उस महिला से शादी कर लेता था। तो ये प्रथा नाता प्रथा कहलाती थी। ये आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित थी और मटकी उतारते उस विवाह को सामाजिक मान्यता मिल जाती थी। अब देखो नाता प्रथा के बाद में एक प्रथा हो जाती है नात्रा प्रथा।
नात्रा प्रथा, यह प्रथा भी आदिवासी समाजों में हमें देखने को मिलती है। आदिवासी क्षेत्र में इसमें होता क्या था, नाता प्रथा में तो पति जीवित होने के बावजूद भी दूसरा विवाह होता था। वो नात्रा प्रथा के तहत विधवा स्त्री का, विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, पुनर्विवाह होना ही नात्रा प्रथा कहलाती थी। जो विधवा स्त्री थी उसका तो पुनर्विवाह विवाह होता था। उस विवाह को आदिवासी समाजों में नात्रा प्रथा कहा जाता था। इस नात्रा प्रथा के साथ स्त्रियों के द्वारा लाया गया साथ में जो बच्चा होता था उसे गोलन कहा जाता। गोलन यानी विधवा स्त्री के साथ विवाह के समय जो साथ में लाया गया बच्चा, साथ में लाया गया बच्चा गोलेड कहलाता था। यानी नात्रा प्रथा क्या है, आदिवासी क्षेत्र में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा प्रथा कहलाता है और उसके साथ जो आया हुआ बच्चा है वो गोलेड कहलाता था। उसके बाद आती दापा प्रथा। दापा प्रथा देखिए, दापा प्रथा होता था वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष से वर पक्ष से मूल्य लेना ही दापा प्रथा कहलाती है। दापा प्रथा कहलाती है। यह भी आदिवासी जातियों में ही पाया जाता है। अब देखिए आटा साटा प्रथा। आटा साटा प्रथा, इस प्रथा के तहत एक परिवार के भाई बहन, यानी आटा सीटा प्रथा के तहत एक परिवार के भाई बहन का रिश्ता किसी दूसरे परिवार के साथ, भाई बहन के साथ करना ही आटा सीटा प्रथा कहलाती थी। यह वर्तमान में आटा सीटा प्रथा हमें शहरवादी देखने को मिलती है। उसके बाद में आती है दावरिया प्रथा। दावरिया प्रथा यह भी शहरवादी राजपूत समाज में देखने को मिलती थी। किसी राजकुमार के विवाह में राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य के अंदर राजकुमारी की सेवा चाकरी करने के लिए उनको दहेज में डावरियां दी जाती थी। डावरियां दी जाती थी। ये डावरियां दी जाती थी और ये डावरियां जनाना महल में काम करती थी। हमें इनका उल्लेख कई ग्रंथों में हमें मिलता है। और जो डावरियां होती थी वो कुंवारी कन्याएं होती थी।
कुंवर कन्या होती थी। ये भी एक प्रकार की समाज में कुरीति थी और इसका उल्लेख हमें टूटी रानी जो कि जैसलमेर की रानी हुमायूं थी, उनसे संबंधित भी हमें जानकारी मिलती है। इनका विवाह जोधपुर के मालदेव के साथ हुआ था। उसके साथ में जो डावरियां दी गई थी, उस एक डावरी सुंदर थी, उसे मालदेव विवाह करना चाहता था। इस कारण रानी हुमायूं और मालदेव के बीच में मतभेद हो गया था। उसके बाद में जो प्रथा आती है वो आती है सागरी प्रथा। सागरी प्रथा ये सागरी प्रथा वो प्रथा होती थी, किसी परिवार के द्वारा सेठ या साहूकार या जमींदार से लिया गया उधार धन का वापस नहीं लौटाने पर उस परिवार के सदस्यों को नौकर रख लिया जाता था। उसे सागरी प्रथा या बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था, या बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर यानी उस मूल राशि को सेठ साहूकार या जमींदार के से लिया गया उधार ऋण को नहीं चुकाने के बदले उसे सागरी प्रथा या बंधुआ मजदूर कहलाता था। उन पैसों के बदले में एक व्यक्ति या पूरे परिवार को उसके घर पर कार्य करवाया जाता था। इससे संबंधित जो कानून है, इससे संबंधित जो कानून है 1961 में बना। यानी सागरी प्रथा या बंधुआ मजदूर पर जो कानून है वो 1961 के अंदर कानून बना। उसके बाद में थी बेगार प्रथा। देखिए बेगार प्रथा होती है कार्य करने के करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का धन या वेतन नहीं देना ही बेगार कहलाता है। इस पर जो कानून बना वो बना 1976 ईस्वी। यानी बेकार प्रथा पर जो कानून बना वो बना। इसमें देखिए हाली प्रथा, बेकार प्रथा में हाली यानी किसान द्वारा ली जाने वाली बेगार के तहत उसे खेत में फल जोतवाया जाता था। इसको हाली प्रथा कहा जाता था। और रहता था चाकर, इसका एक रूप है। और दूसरा है चाकर प्रथा, यानी बिना पैसों में घर का कार्य करने वाले को, बिना मेहनताना के घर पे कार्य करने वाले को चाकर कहा जाता था। इसके बाद में एक मोताना प्रथा, यह भी आदिवासी जाति में पाई जाती थी। मोताना प्रथा, मोताना प्रथा। इस प्रथा में लड़ाई व झगड़े होने पर किसी व्यक्ति की हत्या होने के बाद दूसरे पक्ष से ली जाने वाली राशि मोताना कहलाती थी। यानी दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़े होने पर किसी पक्ष के व्यक्ति की हत्या हो जाने पर दूसरे पक्ष के द्वारा लिए जाने वाली राशि मोताना प्रथा कहलाती थी। ये हर्जाना के रूप में ली जाती थी। इसे मोताना प्रथा कहा जाता था। इससे संबंधित अब एक होती थी दास प्रथा। हमें दास प्रथा का उल्लेख हमें वैदिक काल में मिलता है, प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलता है, और प्राचीन काल में हमारे भारत में दास प्रथा का प्रचलन था। इसका उल्लेख हमें
कोटली के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र में भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। दासों को कई बार खरीद और प्रस्त भी होती है। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का भी एक दास था, उस दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने भी भारत के अंदर गुलाम उसकी स्थापना की गई थी। उदास प्रथा हमारे प्राचीन काल से हमारे देश में प्रचलन था। इसमें दास और दासियां भी होती थी। दास और दासियां भी होती थी। अब देखिए दासी को कई बार शासक होते थे, वो अपने उसे उपपत्नी मान लेते थे। उपपत्नी मान लेते थे और उसे उपपत्नी मान लेते थे तो पड़ियात कहलाती थी। पड़ियात कहलाती थी, यानी किसी शासक द्वारा किसी दासी को उपपत्नी मान लेना ही पड़दायित्व कहलाती। पड़दायित्व कहलाती। पड़दायित्व कहलाती ना, उदासी पड़दायित्व कहलाती। और कई बार शासक उन दासियों को सोने और चांदी के चांदी के आभूषण पहनने की इजाजत दे देते थे तो वो दासियां पासवान कहलाती थी। वो दासी पासवान कहलाती थी। तो यह थी हमारे दास प्रथा। इससे संबंधित भी हाड़ौती क्षेत्र में, यानी दास प्रथा पर हाड़ौती क्षेत्र में 1832 में कानून बना था। दास प्रथा पर सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी ये झालावाड़ वाला ये क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। वहां पर दास और दास प्रथा पर रोक 1832 ईस्वी में लगाई गई थी। अब एक दाम प्रथा, तो लास्ट प्रथा बची है, वो है दाम प्रथा। देखिए दाम प्रथा, जब दाम प्रथा हुआ कहलाती थी, जब किसी बालक या व्यक्ति का उपचार कराने के बाद भी अगर उपचार नहीं होता था तो एक ठीकरी गर्म करके, मटके की ठीकरी गर्म करके किसी क्षेत्र पर उस ठीकरी को चेपा जाता था या दाम दिया जाता था। उस प्रथा को दाम प्रथा कहा जाता था। यह भी आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित थी। यानी किसी प्रकार से चिकित्सा इलाज नहीं होने पर, किसी जगह दर्द होने पर किसी व्यक्ति के द्वारा ठीकरी को गर्म करके उसके शरीर पर डाला जाता था। उस प्रथा को दाम प्रथा कहा जाता था। आज हमने राजस्थान की संपूर्ण प्रथाओं के बारे में अध्ययन किया और मैंने मेरी ओर से आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। और आज हमारा जो ये प्रथाओं का जो बिंदु था वो पूरा होता है। नमस्कार।